Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about PhD guideline 2022. Now without wasting time, let's start the video. Before that, if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe so that you can get video we upload. तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं आज PhD गाइडलाइन के बारे में, जो कि UGC ने अभी अभी डिक्लेयर की है या अभी अभी UGC का जो गजट ऑफ इंडिया आया है उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये गाइडलाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है और हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वाले पे। ठीक है ना, तो आप पढ़ सकते हैं सारे रूल रेगुलेशन, ये UGC की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है ना, तो इंग्लिश वाला हम एक बार बात करेंगे, उसमें सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है ना, तो देखो ये 2000 ये जो गाइडलाइन है UGC की, ये आप देख सकते हैं UGC गाइडलाइंस, ये बेसिकली UGC ने निकाला है। ठीक है, UGC जैसा कि डिक्लेयर करती है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशन 2022। ठीक है, तो इसमें एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये पहला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के बारे में दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं क्या क्या किस तरह के हैं। ठीक है ना, अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशंस। तो देखो ये अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशंस इन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं, सारी डेफिनेशंस पॉइंट वाइज ABCD। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। एक्ट का मतलब क्या है ये इन्होंने बताया है। और एडजंक्ट फैकल्टी मीन्स अ पार्ट टाइम और कंटिजेंस इंस्ट्रक्टर बट नॉट फुल टाइम फैकल्टी मेंबर हायर टू टीच बाय ए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एडजंक्ट फैकल्टी को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ, डेफिनेशन उन्होंने बताई है। कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये जो है ये CGPA के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। CGPA को जो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पढ़ के देख सकते हैं। ये क्रेडिट के बारे में इन्होंने इस पॉइंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट D पॉइंट में इन्होंने क्रेडिट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये इसको एक बार देख सकते हैं। ये कॉलेजेस के बारे में बताया हुआ है, कॉलेज का मीन्स क्या है, ये सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे कमीशन के बारे में इन्होंने बताया है, कोर्स के बारे में बताया है, कोर्स वर्क के बारे में बताया है। तो कोर्स वर्क मीन्स कोर्सेज ऑफ स्टडी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्कूल डिपार्टमेंट सेंटर टू बी अंडरटेकन बाय ए स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर द PhD डिग्री। ठीक है, देखो कोर्स वर्क जैसा कि सबको पता है PhD का इस समय कोर्स वर्क होता है, और कोर्स वर्क में कई सारी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी होती हैं। पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, पहले बहुत सारे जो PhD स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनको रिसर्च पेपर राइटिंग कैसे करनी है, प्रोजेक्ट राइटिंग कैसे करनी है, प्रॉब्लम फाइंड कैसे करनी है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे देखना है, तो कुछ नहीं पता होता था। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कुछ नहीं पता होता था, लोग सीखते थे फिर धीरे धीरे करके। लेकिन उसी चीज़ को यहाँ पे इस बार जो है इस बार नहीं पहले ही दिया जा चुका है। ठीक है, तो UGC की जो गाइडलाइन आई थी उसमें पहले ही उन्होंने दिया हुआ है, 2009 में आई थी, तो उस समय कोर्स वर्क का इन्होंने कहा था वहाँ पे। ठीक है, तो देखो कोर्स वर्क क्या है, ये डिपेंड करता है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। लेकिन ये एक कंडीशन रहती है कि उन्होंने पेपर जो डिस्क्राइब किए हुए, जैसे मान लो रिसर्च मैथोलॉजी हमको पढ़नी होती है। ठीक है, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक पेपर रिसर्च मैथोलॉजी का होगा ही होगा। ठीक है, मैथोडोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी पढ़नी होती है। इसके अलावा कंप्यूटर का पेपर होता है, और इसके अलावा जो है कुछ जगह पे क्या करते हैं कि वो एक असाइनमेंट देते हैं। तो असाइनमेंट में क्या करना रहता है कि आपको रिसर्च पेपर्स, मान लो 10 रिसर्च पेपर आपने पढ़े या 15 रिसर्च पेपर पढ़े या पेटेंट पढ़े, तो उनका आपको एक तरह से असाइनमेंट उनको रिव्यू करना है, उनको असाइनमेंट फॉर्म में बना के और यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है। इसके अलावा एक आपका पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, तो और कोई किसी अदर सब्जेक्ट का है, आर्ट साइड के कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक जो है पेपर होगा ही होगा। ठीक है ना, रिसर्च मैथोलॉजी, रिसर्च एथिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक तरह से हम कह सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कह सकते हो, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से एक होता है, कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए सारे PhD स्कॉलर्स को, तो उससे रिलेटेड पेपर रहते हैं।
ठीक है। अब जैसे कोई सब्जेक्ट इस मान लो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अलग अलग पेपर्स, अलग अलग जो है उन्होंने स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर फिक्स किए हुए होते हैं। हर जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग रहता है, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, एक्सटर्नल एग्जामिनर मीन्स एन academician researcher with published research work who is not part of the higher educational institution where the PhD scholar has registered for PhD program। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल एग्जामिनर के बारे में बताया। जैसा कि सब जानते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होता है वो उस इंस्टीट्यूट के बाहर, इंस्टीट्यूट के बाहर का होता है, उस यूनिवर्सिटी के बाहर का होता है जहाँ पे आप PhD में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ नेक्स्ट जो पॉइंट है फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे इन्होंने फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ग्रेड पॉइंट्स के बारे में इस पॉइंट में बताया है। यहाँ पे इन्होंने गाइड या रिसर्च सुपरवाइजर के बारे में बताया है। ठीक है। देखो मीन्स एन एकेडमिशियन रिसर्चर रिकॉग्नाइज बाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू सुपरवाइज द PhD स्कॉलर फॉर हिज और हर रिसर्च। ठीक है। तो ये PhD गाइड या PhD सुपरवाइजर, रिसर्च सुपरवाइजर या रिसर्च गाइड आप कह सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट में बताया इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में बताया हुआ है। मींस रिसर्च कंडक्टेड बाय PhD स्कॉलर इन 2 और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन्स। ठीक है। तो नेक्स्ट है ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग मोड के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपको ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन के मोड में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और ये प्लेगरिज्म के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, प्लेगरिज्म के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। और ये सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है, रिसर्च प्रपोजल का मीनिंग क्या है। रिसर्च प्रपोजल मीन्स अ ब्रीफ राइट अप गिविंग एन आउटलाइन ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च वर्क which the PhD scholar shall submit along with the application for registration for PhD program। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो इस पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। और बाकी आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट तीसरा वाला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे जो एडमिशन क्राइटेरिया उसके बारे में बताया हुआ है। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। 1 year 2 semester मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 year 8 semester बैचलर डिग्री। ठीक है ना। देखिए 4 year 8 semester बैचलर डिग्री, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से जो आपके जैसे बीटेक है उसके बारे में कह सकते हैं आप। ठीक है। प्रोग्राम, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम। और एक 2 year 4 semester मास्टर डिग्री, मतलब 2 year या 4 semester मास्टर डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। आफ्टर अ 3 year बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द करस्पॉन्डिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब ये वही चीज़ बताई है PG के बारे में बताया इन्होंने यहाँ पे कि अगर मान लो 4 साल की डिग्री 8 सेमेस्टर की डिग्री कह सकते हैं आप। ठीक है तो आप PhD में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड जो है और इन्होंने यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो है ये आप देख सकते हैं जो रिलैक्सेशन जो आपका ये सब इन्होंने बताया हुआ है। जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC, यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। एडमिशन के टाइम पे किस तरह से जो रिजर्वेशन को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने मार्क्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। मार्क्स के साथ साथ इन्होंने जो क्या है जो आप कैटेगरी है जो आप कह सकते हैं रिजर्व कैटेगरी, उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द MPhil प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट टू इट्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है। तो यहाँ पे MPhil के बारे में बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ड्यूरेशन PhD प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन के बारे में बताया हुआ है। PhD प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years।
ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ, एडमिशन का प्रोसीजर किस तरह से होगा उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट वाइज इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और ये आप पढ़ सकते हैं, ये वही सुपरवाइजर से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो को सुपरवाइजर या एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर के बारे में बताया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी a research supervisor, co-supervisor, number of PhD scholars permissible for supervisor etc। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा देखेंगे इसको। परमानेंट फैकल्टी मेंबर वर्किंग एज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद PhD एंड एट लीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और रेफर्ड जर्नल्स। ये इन्होंने इसको यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, वो PhD हो, और PhD के साथ साथ में 5 जो रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, या फिर आप कह सकते हैं रेफर्ड जर्नल्स में, और परमानेंट फैकल्टी होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब जो गेस्ट फैकल्टी है वो नहीं लेंगे, ठीक है, एडजंक्ट फैकल्टी है वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता है, वो सुपरवाइजर बन सकता है लेकिन वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें सुपरवाइजर से रिलेटेड, ये को सुपरवाइजर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, वही जो मैं बता रहा था अभी आपको कि एडजंक्ट फैकल्टी है या फिर आपका गेस्ट फैकल्टी है तो वो को सुपरवाइजर बन सकते हैं, मेन सुपरवाइजर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी के बारे में बताया हुआ है कि आप दूसरे सब्जेक्ट का जो आपका जो कोर सब्जेक्ट के साथ में अगर आप इंटर डिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया चूज करते हैं तो वहाँ से भी आपको वह ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया हुआ है, इन्होंने ये यहाँ पे बताया हुआ है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन PhD प्रोग्राम, तो ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 9वां जो पॉइंट है, इस पॉइंट में इन्होंने कोर्स वर्क को डिस्क्राइब किया हुआ है पूरा कि कोर्स वर्क जो है किस तरह से होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये बाकी फिर इन्होंने ये नेक्स्ट पॉइंट में 10वां जो पॉइंट है, इस पॉइंट में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जो है ये इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि उनकी जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है हर जगह सब अपना हिसाब से जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है उसका नाम रखते हैं। ठीक है, कोई BASR के नाम से कहता है, BASR के नाम से कोई कहता है, और BSR मतलब बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च। ठीक है, इस तरह से कोई REC कहता है, कोई DRC कहता है। ठीक है, तो ये उनके अकॉर्डिंग है, और ये उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ कि कैसे बनाना है और किस तरह से उसका रोल क्या होगा, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी कैसे बनेगी और क्या उसका रोल क्या होगा, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इवेल्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि इवेल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली होता क्या है मैं बता दूँ, इवेल्यूशन की जब बात आती है तो इवेल्यूशन में जो है ज़्यादातर जगह पे जो है क्या होता है, 2 थीसिस, ठीक है, 2 कॉपीज आप कह सकते हैं, थीसिस की जो है 2 कॉपीज जाती हैं इवेल्यूशन के लिए। ठीक है, इवेल्यूशन के लिए 2 कॉपी जाती हैं। तो 2 कॉपी में क्या होता है बेसिकली, एक तो ये होता है कि जैसे मान लो यूनिवर्सिटी जिस स्टेट में है, जैसे मान लो कोई यूपी में यूनिवर्सिटी है या कोई राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, तो एक तो वो लोकल स्टेट में भेज सकते हैं, जो लोकल नहीं कह सकते, लोकल नहीं मतलब जो जिस स्टेट में यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो भेज सकते हैं उस स्टेट में। ठीक है, उस स्टेट के अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ के, अपने यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है उनको छोड़ के किसी अदर जगह पे भेज सकते हैं। दूसरा जो है क्या होता है, दूसरी कॉपी जो होती है उस कॉपी को इंडिया से बाहर भेज सकते हैं या फिर अदर स्टेट में भेज सकते हैं इवेल्यूशन के लिए। ठीक है, जनरली ये होता है, तो आप इसको एक बार जो पढ़ सकते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है 3 कॉपीज का कहते हैं कि भाई 3 कॉपी जो है इवेल्यूशन के लिए, मतलब 2
जो आपके एक आपका मान लीजिए गाइड हो गया, 2 कॉपी आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर, इस तरह से भी कुछ जगह पर होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो यही है कि 2 ही थीसिस जो एवोल्यूशन के लिए जाती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों ही थीसिस, दोनों ही कॉपियों को जो इंटरनेशनली भेज देते हैं, मतलब इंडिया से बाहर एवोल्यूशन के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। जैसे आईटीज है तो आईटीज की जो कॉपीज एवोल्यूशन के लिए जाती हैं, इंडिया से बाहर भी भेजते हैं वो लोग और इंडिया के अंदर भी रहते हैं, भेजते हैं वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो कमेटी है, रिसर्च कमेटी है या जो रिसर्च बोर्ड है, उन्होंने क्या किस तरह से जो गाइडलाइन है अपनी बनाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमिक रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 13वां पॉइंट। इस पॉइंट में उन्होंने बताया पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में। तो पार्ट टाइम पीएचडी के बारे में एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या कौन सी पीएचडी पार्ट टाइम मानी जाएगी और उसकी क्या जो गाइडलाइंस रहेंगी, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रांट फॉर एमफिल डिग्री यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। इशूइंग ऑफ प्रोविजनल डिग्री, यहाँ पे इन्होंने जो है प्रोविजनल डिग्री के बारे में दिया हुआ है। प्रायर टू द एक्चुअल अवार्ड ऑफ द पीएचडी डिग्री, द डिग्री अवार्डिंग higher educational institution shall issue a provisional certificate to the effect that the PhD is being awarded in accordance with provisions of these regulations। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसमें ही ये चीज़ें लिखनी है कि जो डिग्री है ये 2022 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अवार्ड हुई है। यहाँ पे इस पॉइंट में इन्होंने ये कहा है अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री प्रायर टू नोटिफिकेशन ऑफ these regulations। ठीक है, तो ये अवार्ड पीएचडी का जो अवार्ड करने का जो क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 17 पॉइंट ये है डिपोजिटरी विद इन्फ्लिपनेट। ठीक है, तो देखो इन्फ्लिपनेट मतलब इस पर क्या होता है। इन्फ्लिपनेट यहाँ पे इसकी 2 ब्रांचें एक तरह से हम कह सकते हैं, एक है शोधगंगा, एक है शोधगंगोत्री। तो दोनों के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इन्फ्लिपनेट ये जो यूनिवर्सिटी है या फिर आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और उसमें और जो इन्फ्लिपनेट सेंटर है गुजरात में गांधीनगर में, तो उन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन होता है। तो जब एमओयू साइन हो जाता है तो उसके बाद वो लोग वहाँ से क्या करते हैं, आईडी और पासवर्ड दे देते हैं थीसिस अपलोड करने के लिए। इन्फ्लिपनेट मतलब जो शोधगंगा है, शोधगंगा में क्या करते हैं थीसिस जाती है और शोधगंगोत्री में क्या होता है उनकी सिनॉप्सिस जाती है। ठीक है ना, तो वो वहाँ से दे देते हैं इंस्टीट्यूशन को। तो अपना आईडी पासवर्ड में लॉगिन होके उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है किसी आदमी, किसी जो उनका फैकल्टी मेंबर है या जो रिसर्च देख रहे हैं उनमें से किसी को वो अपॉइंट कर देते हैं, तो वो अपलोड का काम देखते हैं। मैंने भी एक जगह पे मैं काम करता था, तो उस यूनिवर्सिटी में मैंने भी करीब जो है 20 थीसिस अपलोड की हुई हैं इन्फ्लिपनेट मतलब शोधगंगा पे मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है ना, तो ये टोटल गाइडलाइंस थी पीएचडी की जो कि 2022 में यूजीसी ने निकाली है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ गाइडलाइन जो मैंने जहाँ से डाउनलोड किया यूजीसी की वेबसाइट से, वो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उस लिंक पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।